हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड। जब फर्म के बंद होने की या क्लोज होने की, काम बंद होने की बात होती है तो उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। अब यहां पे एक बात और समझने वाली ये है कि हम दो टर्म्स यूज करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। When we are talking about closing the business, then that is called dissolution of partnership firm. लेकिन dissolution of partnership का मतलब है कि पार्टनरशिप में यानी कि फर्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है। तो इस केस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी फर्म में चेंजेस होते हैं तो उस केस में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, यानी कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट होना। इज इट क्लियर? जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एडमिशन ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर जो केसेस हमने लास्ट पढ़े हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूशन या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केसेस हैं सारे, क्योंकि उस केस में बिजनेस हमारा चलता रहता है, बस टर्म्स एंड कंडीशन कुछ चेंज होती हैं। ठीक है, यहां पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जो बिजनेस है वो पूरा बंद हो रहा है हमारा, ठीक है, यानी कि फर्म क्लोज हो रही है। तो उस केस में हमारा एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें हमारा अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोजिंग द बिजनेस, तो उस केस में हमारा बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, तो यहां पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी, सिर्फ कैश अकाउंट बनेगा या फिर बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, बिजनेस बंद होता है तो ये तीन अकाउंट हमारे बनते हैं बेसिकली, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। याद रखना यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट इस केस में बनेगी क्योंकि बिजनेस यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी, एडमिशन होगा, डेथ होगा या रिटायरमेंट होगा, उस केस में अगर पार्टनर्स चाहते हैं बिजनेस चलता रहे तो इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो उस केस में बैलेंस शीट ऑब्वियस सी बात है कि बनेगी, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि रियलाइजेशन, क्योंकि ये टर्म न्यू है आपके लिए रियलाइजेशन, तो हम ये देखते हैं कि ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि फर्म में जो भी हमारी एसेट है, लायबिलिटीज है, उसको बेचा जाता है या फिर हम अपने क्रेडिटर्स को हमारी लायबिलिटीज को पे करते हैं, तो उस केस में जो भी गेन और प्रॉफिट होता है वो रियलाइजेशन के थ्रू ही निकाला जाता है, और फिर इसका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आई बात समझ में? द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। जैसा कि मैंने बताया कि फर्म की जितनी भी बुक्स हैं उसको बंद करने के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। क्यों? जिससे कि जितनी भी हमने अपनी एसेट बेची है और जितनी भी लायबिलिटी हमने अपनी पे की है उनका जो भी गेन या लॉस हुआ है उसको डिटरमाइन किया जा सके और पार्टनर्स को दिया जा सके। टू डिटरमाइन गेन और लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। आई बात समझ में? अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, जितना भी अब तक हमने गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा है यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट को, गुडविल को जस्ट यहाँ पे एक एसेट आपको समझना है और गुडविल का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। जैसे पहले ही हम पढ़ते आ रहे हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट सबसे पहले देखा जाता है, लेकिन इस केस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में गुडविल को एज अ एसेट माना जाता है
और मैं बताऊंगी कि कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। आई बात समझ में? तो अब हम सीखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए डेबिट, क्रेडिट और रियलाइजेशन, पर्टिकुलर्स यहाँ और पर्टिकुलर्स यहाँ और यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे आइटम कौन कौन से आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो उस बैलेंस शीट में से आपको सारी एसेट यहाँ पे नोट कर देनी है 2 एसेट्स के नाम से, 2 सन्ड्री एसेट्स के नाम से। सन्ड्री एसेट, जितनी भी एसेट्स होंगी सारी आपको यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन ये दिस इज द मेन हेडिंग, दिस विल द मेन हेडिंग, यहाँ पे लिखना है आपको। सबसे पहले जो भी आपके आइटम होंगे, जैसे हम मान के चलें कि मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, फर्नीचर है, फर्नीचर है, मशीनरी है, मशीनरी ऑलरेडी लिख ली हमने, मशीनरी है और बिल्डिंग है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया गुडविल, गुडविल भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे बिकॉज इट इज अ एसेट। और इन्वेस्टमेंट अगर कोई है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड के जितने आइटम हैं एक्सेप्ट कैश, कैश को आप नहीं लोगे, ठीक है, कैश को आप नहीं लोगे। मैं यहां लिख देती हूं ट्रांसफर ऑल एसेट्स, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश। कैश को आप ट्रांसफर नहीं करोगे क्योंकि कैश का और बैंक का अकाउंट अलग से बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट को छोड़ के आप यहाँ पे सारे आइटम ट्रांसफर कर दोगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, अब इस तरफ कौन से आइटम आएंगे? इस तरफ आएगी हमारी लायबिलिटीज, बाय लायबिलिटीज, सन्ड्री लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में जितनी भी आपको लायबिलिटीज गिवन है वो सब आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। दिस विल द मेन हेडिंग, ओके। जैसे कौन कौन से आइटम है हमारे, अच्छा इन सबका जो भी आप लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे ऐसे, ठीक है, और फिर इसका टोटल करके यहाँ लिख दोगे। आई बात समझ में? अब देखो सन्ड्री लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, बिल्स पेबल होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, आउटसाइड लोन यानी कि थर्ड पार्टी लोन अगर कोई है, थर्ड पार्टी लोन अगर कोई है, थर्ड पार्टी मीन्स पार्टनर के द्वारा कोई फॉर्म नहीं, कोई लोन जो अगर दिया गया है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, थर्ड पार्टी लोन होना चाहिए। थर्ड पार्टी मतलब एक्सेप्ट पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर ने जो लोन दिया है वो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। पार्टनर्स लोन will not be transferred to realization account. Is it clear? तो लोन हो गया, और प्रोविजन, जो जितने भी प्रोविजन है सब यहीं पे आ जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जितने रिजर्व है यहाँ आ जाएंगे। सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका ट्रीटमेंट हमने जो पहले सीखा है उसको भूल जाओ, सब यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। कोई स्टॉक अगर रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व अगर कोई है तो। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर है तो प्रोविजन सारे यहां पे आ जाएंगे, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। और प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अगर है तो ये सारे आइटम आप यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ, और ये सारा यहाँ टोटल करके आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। बैलेंस शीट आपको दी होगी, बैलेंस शीट से जितने भी एसेट है यहाँ ट्रांसफर करोगे एक्सेप्ट कैश और बैंक, और जितनी भी लायबिलिटीज है आप यहाँ ट्रांसफर करोगे एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन विल नॉट बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन विल नॉट बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि जनरल रिजर्व यहाँ ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजंस होंगे, बाकी रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होगा। रिजर्व क्योंकि ये पार्टनर्स के है तो पार्टनर के करंट पार्टनर के अकाउंट में जाएंगे। रिजर्व्स विल नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक बार इसको हम अलग से देख लेते हैं कि कौन कौन से आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश इन हैंड और बैंक नहीं जाएगा। एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में ये भी लिखे रहते हैं, तो ये हमको रियलाइजेशन में नहीं डालना। क्या नहीं डालना? कैश नहीं डालना, बैंक नहीं डालना, और क्या नहीं डालना? अगर प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी डेबिट बैलेंस, क्योंकि ये भी कहाँ दिया रहता है? एसेट साइड में, तो ये भी आपको नहीं डालना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर अकाउंट आपको गिवन है तो ये भी कहाँ नहीं जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, ये सारे आइटम नहीं जाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना है आपको। कैश नहीं जाएगा, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट बैलेंस है तो नहीं जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो नहीं जाएगा। और क्या नहीं जाएगा इस केस में? और हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है मीन्स डेबिट बैलेंस है, तो ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस आइटम को तो वैसे भी कैपिटल अकाउंट में जाना है, तो ये रियलाइजेशन में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ आइटम ऐसे हैं एसेट साइड की नहीं, जो लायबिलिटी साइड के, जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। जैसे सबसे पहली बात, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट है वो, क्योंकि अलग से कैपिटल अकाउंट बनेगा इसलिए कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है, रिजर्व्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं होंगे। कहाँ पे? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस, ये भी नहीं जाएगा। पार्टनर का लोन है, पार्टनर्स लोन है, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स अगर है, कंटिंजेंसी रिजर्व्स भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर है तो नहीं जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, भाई बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक नहीं जा रहा, बैंक ये क्या चीज है? ये पॉजिटिव में है, और ये बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव में है, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ जाएगा? फिर बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आइटम, ये लायबिलिटीज के आइटम नहीं जाएंगे रियलाइजेशन में, और ये एसेट के आइटम जो है वो रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है, नाउ कम बैक टू आवर रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे हमने जितनी भी एसेट है ट्रांसफर कर दी है एक्सेप्ट दीज, और यहाँ पे हमने लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी हैं एक्सेप्ट दीज। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको ये कहेगा कि ये एसेट हमने बेच दी है इतने की, ये डेटर्स हमारे इतना हमें अमाउंट वापस मिला है, फर्नीचर भी इतना बेच दिया है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है एसेट की वो हमें देगा कि कितने में ये हमने सबने बेचा है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफर किया जाता है, और जो भी रियलाइज वैल्यू होती है वो यहाँ लिखी जाएगी। रियलाइज वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी इस तरफ। ठीक है, ट्रांसफर यहाँ, रियलाइजेशन यहाँ, ऐसे लायबिलिटी का ट्रांसफर यहाँ और वैल्यू यहाँ, रियलाइज्ड वैल्यू यहाँ। तो कैसे लिखी जाएगी? बाय बैंक। ठीक है, और बाय बैंक में ये सारे आइटम आएंगे, जो भी आपको एसेट रियलाइज हुई है उसका आप टोटल यहाँ पे ले लोगे। एसेट्स
रियलाइज्ड। आप टोटल यहाँ पे लिख लोगे जितना भी रियलाइज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी लायबिलिटी आपने पेमेंट करी है टू बैंक के नाम से आएगा, क्योंकि सीधी सी बात है आपने पेमेंट की होगी या तो बैंक या तो कैश पे किया होगा, ठीक है। तो लायबिलिटी पेड, लायबिलिटीज पेड, वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस भी कभी कभी कैश में पे किए जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, कोई पार्टनर अगर एसेट को ना बेचे और पार्टनर अपने घर लेकर जा रहा है तो बदले में तो कुछ दे ही रहा होगा, है ना। तो या तो कैश मिलेगा या फिर पार्टनर ले जाएगा। अगर कैश मिल रहा है किसी एसेट को बेचने पे तो बाय बैंक होता है, और अगर पार्टनर लेके जाता है तो बाय पार्टनर होता है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि उसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जितने भी अमाउंट का वो आइटम फर्म से लेकर जा रहा है, ठीक है। ऐसे जस्ट उल्टा यहां टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे हमने क्या किया, जितना भी वैल्यू रियलाइज हुआ यहां और जितना भी पेमेंट किया उसकी वैल्यू यहां, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आप यहां डालोगे अगर कैश में है तो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई एसेट टेकन ओवर है तो, एसेट्स टेकन ओवर है तो, और कोई लायबिलिटी टेकन ओवर है तो, लायबिलिटीज टेकन ओवर है तो यहां, ठीक है। दिस इज फॉर लायबिलिटीज टेकन ओवर और दिस इज फॉर एसेट टेकन ओवर, ठीक है। इस केस में इसके अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इस केस में क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पे करना है हमने फिर, क्योंकि वो लायबिलिटी है, ठीक है। इस सारे आइटम को प्लस करना है और यहां पे जो आइटम आएंगे उसको माइनस कर देना है। अब यहां पे भी डिफरेंस आ सकता है और यहां पे भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। अगर यहां पे डिफरेंस आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू हुम, टू पार्टनर्स। हम यहां मान के चल रहे हैं कि 3 पार्टनर है, तो 3 पार्टनर का प्रॉफिट यहां पे और टोटल प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जितना भी अमाउंट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल हम रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन केस अगर लॉस होता है तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू हुम, टू पार्टनर्स, टू ए बी एंड सी। तो यहां पे या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस एक साथ नहीं हो सकता ना, तो या तो ये होगा या ये होगा। इफ दिस साइज इज एक्सेस ओवर दिस देन देयर इज अ प्रॉफिट, इफ दिस साइज इज एक्सेस ओवर दिस देन देयर इज अ लॉस। आई बात समझ में? क्वेश्चन ले लेते हैं हम, टीएस का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 18। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है और फिर इसमें कुछ एडजस्टमेंट है कि भाई कौन सी एसेट किस प्राइस पे रियलाइज हुई है और कितना हमने लायबिलिटीज हमने किस तरीके से पे की है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी हमारी लायबिलिटीज हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगी, क्रेडिट साइड, और एसेट हमारी डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये हमें बैलेंस शीट गिवन है, एक बार क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। ये क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं। टीएस का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, रमेश एंड उमेश और पार्टनर्स, और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है। और क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर आपको ये दी गई है इंफॉर्मेशन कि कौन सी एसेट्स कैसे रियलाइज हुई है और कौन सी लायबिलिटी किस तरीके से पे की है। और क्वेश्चन में ही एडजस्टमेंट गिवन है
तो इसके एडजस्टमेंट के थ्रू हमें रियलाइजेशन कितना रियलाइज हुआ कितना पे हुआ वो सब रियलाइजेशन में डालना होगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर कर देते हैं एसेट और लायबिलिटीज। सबसे पहले आप एसेट पे आइए। एसेट में दी हुई है सबसे पहले हमें बैंक को ट्रांसफर नहीं करना है जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी। तो सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले आ रहा है हमारा डेटर्स, और डेटर्स हमारे कितने हैं? डेटर्स इट इज 2,40,000। नेक्स्ट स्टॉक इज 1,30,000 एंड फर्नीचर है नेक्स्ट हमारा, फर्नीचर इज 2 लाख। नेक्स्ट इज मशीनरी विच इज 9,30,000। अब इन सबको हम कर देंगे टोटल और लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे आप उमेश करंट अकाउंट नहीं लोगे क्योंकि ये करंट अकाउंट का, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ पे उमेश करंट अकाउंट और बैंक अकाउंट आप नहीं लोगे, बाकी आप चीजें हमने यहाँ पे ले ली है, बाकी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल है यहाँ पे आ रहा है हमारा 15 lakhs। ठीक है, अब आ जाओ आप लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स हैं बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में हमारा आता है क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? 1,70,000। क्रेडिटर्स आ गए हमारे 1,70,000। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा, जो कंटिजेंसी रिजर्व है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन इनके क्लेम्स जरूर आएंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और जनरल रिजर्व यहाँ नहीं आएंगे, वो ये कैपिटल अकाउंट में पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और क्या है यहाँ पे? और फिर करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट तो वैसे ही रियलाइजेशन नहीं आते, ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में कौन सी चीज कैसे रियलाइज हो रही है ये यहाँ पे देखिए जरा। रमेश टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक 10,000 लेस, यानी कि फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक हमारा अमाउंट है कितना स्टॉक का? देखो स्टॉक हमारा है 1,30,000। 1,30,000, तो 1,30,000 में से कह रहा है कि 50% ऑफ द स्टॉक, इसका 50% विच इज 65,000 और 65,000। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक का 65%। रमेश टूक ओवर 50% ऑफ स्टॉक 10,000 लेस देन द बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉक का अमाउंट नहीं मिल रहा है, कौन लेकर जा रहा है? पार्टनर। तो मैंने क्या अभी समझाया था कि यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, टू रमेश कैपिटल अकाउंट, और इस अमाउंट पे इसने नहीं लिया, इसने 10,000 लेस करके लिया है, तो लेस कर देंगे हम यहाँ पे 10,000 बुक वैल्यू से। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा? 55,000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 55,000। अब स्टॉक की क्या बात हो रही है? द रिमेनिंग स्टॉक, यानी कि दिस इज द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15,000। अब इसका भी हमें 65,000 नहीं मिला, लेकिन हमें लॉस हो गया यहाँ पे, इतना वैल्यू इसका नहीं मिला। कितना कम मिला? 15,000 लेस मिला है इसका हमें, विच इज 50,000। ये हमारा कैश का पार्ट है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द कैश। तो यहाँ पे आप बैंक लिखोगे, बैंक स्टॉक रियलाइज्ड, ब्रैकेट में लिखोगे आप ये सब स्टॉक रियलाइज्ड। ठीक है, कितना? 50,000। अब स्टॉक में, अब एसेट में स्टॉक की बात हो गई है, अब किसकी बात हो रही है? डेटर वर रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स, तो डेटर्स बाय बैंक। देखो हम इसको यहाँ पे लिखकर टोटल करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं, एज योर विश। तो डेटर में डेटर रियलाइज्ड कितना परसेंट? 5% लेस करना पड़ेगा हमें, और टोटल हमारे डेटर्स हैं 2,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे 2,40,000 में से
आपको 5% लेस करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 12,000 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 2,40,000 में से 12,000 माइनस करना पड़ेगा, विच विल कम 2,28,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 50,000। यहाँ पे उमेश ले गया फर्नीचर, तो बाय उमेश। अब यहाँ पे क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा है इसलिए हमें करंट अकाउंट लेकर चलना पड़ेगा। करंट अकाउंट, यहाँ पे भी आप करंट अकाउंट लिख देना, बाय उमेश करंट अकाउंट 50,000। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में भी आपको लिखना पड़ेगा कि क्या टेकन ओवर किया है इसने। फर्नीचर टेकन ओवर, फर्नीचर टेकन ओवर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हमारा क्या क्या हो गया आइटम, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए हैं, फर्नीचर टेकन ओवर हो गया है, टेकन ओवर बाय उमेश 50,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड रुपीज 4,50,000 बाय बैंक। मशीनरी बेच दी है 4,50,000 की, तो यहां पे आप लिखोगे मशीनरी रियलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्रेडिटर कैसे पे हुए हैं। क्रेडिटर वो पेड इन फुल, यानी कि सारे के सारे फुल हमने पे किए हैं, तो बैंक से हमने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। कितने अमाउंट की? 1,70,000 की। क्रेडिटर्स पेड, ऐसे करके आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। हर आइटम के लिए आप लिखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी कि कितना अमाउंट कहाँ से रियलाइज हुआ है। एक क्वेश्चन, एक चीज और है, डी आइटम, इसमें देखो, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स ऑफ 1,60,000। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड बिल है, हमें पे करना पड़ा, हमारी बैलेंस शीट में ये नहीं था, इसलिए टू बैंक से ही पेमेंट हुआ है, लेकिन ब्रैकेट में आप डालोगे अनरिकॉर्डेड बिल। कितना पे किया? 1,60,000 का था, विच वॉज सेटल एट 1,40,000। तो पे आपने एक्चुअली 1,40,000 किए हैं, जबकि अमाउंट उसका 1,60,000 था। तो 1,60,000 यहाँ पे नहीं आएगा, 1,40,000 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ नहीं है। You have to prepare realization account. Now, what we have to do? We have to add the items, and we will calculate there will be profit or loss. तो यहाँ पे हमने टोटल कर लेते हैं 18,10,000 यहाँ पे आ रहा है आपका, and this side is lesser than this side, then there will be a loss है हमारा यहाँ पे 8,07,000। तो 8,07,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर नेम इज रमेश एंड उमेश। अच्छा, अब किस रेशियो में इसको बांटना है 8,07,000 को? देखो यहाँ क्वेश्चन में, रमेश एंड उमेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और कैपिटल का क्या रेशियो है? 7:3। तो 7:3 में इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट विल कम 5,64,900 and 2,42,100. This will be 8,07,000. तो यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, और लॉस को हम बांटेंगे 7:3 की रेशियो में। ये देखो, ये हमने बांटा है और ये जाएगा अकाउंट में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से बनाने आता है तो आप ये समझिएगा कि एग्जाम में आपने अपने कुछ मार्क्स पक्के कर लिए, क्योंकि एग्जाम में रियलाइजेशन का जो भी डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है।
या तो फिर उसमें जर्नल एंट्रीज आएंगे या फिर पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। और ये 100% श्योर है कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर 8 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। तो आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड जितने भी प्रिपेयर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।